हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। दोस्तों, असली दोस्त है सेहत, क्योंकि अगर सेहत ठीक है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक लगने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर महिलाएं। घर परिवार, बच्चे, कामकाज की भाग दौड़ में वो खुद को पीछे छोड़ देती हैं और फिर कई बार यही लापरवाही बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी ऑफ KGMU डॉक्टर निशा सिंह मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो KGMU गूंज पर। थैंक यू। तो मैम, ये जो KGMU का गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये अभी नया नया बना है, तो इसके बारे में बताइए कि अगर किसी को दिखाना है तो वो कैसे जा सकता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। तो ये जो गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसको हम स्त्री कैंसर रोग विभाग भी कहते हैं, ये बिल्कुल मेन KGMU के चौराहे पर इसका गेट है। और ये जो क्वीन मैरी हॉस्पिटल होता था उसी में एक अलग बिल्डिंग थी कैंसर यूनिट की, जिसमें ये विभाग चलाया जा रहा है। और हमारी OPD हर रोज़ होती है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रोज़ OPD होती है और पेशेंट्स वहाँ आकर दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी सुविधाएं जो कि महिलाओं के जो ये गायनोकोलॉजिकल कैंसर होते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर है, इन सभी की जांच और उपचार सर्जरी के द्वारा होता है। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आई होप कि अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो तो वो तुरंत आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और अपनी समस्या का समाधान ले पाए। बाकी अगर विषय पर आएँ तो मैम, ये जानना चाहेंगे कि ये गायनोकोलॉजिकल कैंसर होता क्या है। तो जैसा हमने कहा, स्त्री रोग जैसे होते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड रोग होते हैं, तो उन्हीं में अगर कैंसर हो, तो जिसमें सबसे पहला जो कैंसर है वो है गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर। सेकेंड होता है गर्भाशय का कैंसर, जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा कहते हैं। फिर अंडाशय होते हैं, उनके कैंसर्स भी होते हैं। और जो योनि का बाहर का हिस्सा है, वल्वल कैंसर्स होते हैं। एक और खास प्रकार का कैंसर होता है जो कि प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। तो ये 5-6 तरह के मेन कैंसर्स हैं जो गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स कहलाते हैं। तो मैम, इस कैंसर्स के लक्षण क्या हैं? तो सबके अलग अलग लक्षण होंगे। जैसे कि अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो यूजुअली ये कैंसर ओल्ड एज में होता है। वैसे तो ये सभी कैंसर्स पहले हमेशा ओल्ड एज की ही बीमारी माने जाते थे, लेकिन अब समय के साथ हम लोग देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो सर्वाइकल कैंसर में आमतौर पर हस्बैंड से कांटेक्ट के समय ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कोई बदबूदार स्राव होना, ये लक्षण अगर आपको हैं और ख़ासतौर से आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, तो मेनोपॉज के बाद अगर दोबारा से ऐसे ब्लीडिंग होने लगे तो ये ज़रूर एक लक्षण सर्वाइकल कैंसर का हो सकता है। तो मैम, शुरुआती लक्षण भी यही होते हैं? शुरुआत में भी स्मेल्स वगैरह? तो कैंसर हो जाएगा तब ये लक्षण आएंगे। लेकिन बहुत सारा इस सर्वाइकल कैंसर में प्रिवेंशन का रोल है, क्योंकि आज हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रिवेंशन का तरीका है। थोड़ा बहुत हमारे श्रोता जानते भी हैं, जैसे HPV वैक्सीन आ गई है, जो कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए तो इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक होता है स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग प्री कैंसर की होती है। तो जब कैंसर आ जाते हैं, जो लक्षण कहा वो तो कैंसर होने के बाद होते हैं, लेकिन उससे पहले की स्थिति हम प्री कैंसर कहते हैं। तो अगर HPV इन्फेक्शन हो चुका है और कोई थोड़ी बहुत सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम ये स्क्रीनिंग के द्वारा, सिंपल सी जांच होती है जिससे हम इसको जान सकते हैं। तो मेरा बस एक लाइन में कहने का अर्थ ये है कि बिना लक्षण भी महिलाओं को, 25 से 65 वर्ष की महिलाओं को अपनी नियमित जांच के लिए हमारे विभाग में आना चाहिए, जो कि हर 3 साल या 5 साल के अंतराल पर जांच होती है और जिसमें कि ये पता चलता है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा शरीर में जो आगे चल के कैंसर बन सके। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि इस कैंसर के होने का कारण क्या है? तो इसका सर्वाइकल कैंसर का कारण एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसीलिए कहते हैं HPV इन्फेक्शन। और इसीलिए वैक्सीन जो बनी है, जो कि किशोरियों को दी जाती है जिसकी सही एज है 9 से 14 वर्ष, तो उसको HPV वैक्सीन कहते हैं।
और जो टेस्ट होता है उसको भी HPV टेस्ट कहते हैं, क्योंकि हम इस वायरस के इन्फेक्शन को ही ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल जाता है तो फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो आगे चल के कैंसर ना बनाए। तो मैम जैसे कि जांच के बारे में आपने बताया, तो अभी हम लोग इंडियंस हैं, है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले घरेलू इलाज करें, है ना। तो कोई तरीका है कि हम घर पर ही इसको रोक सके या फिर इससे बचाव कर सके? तो देखिए, रोकने का तो सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन है, और वैक्सीन क्योंकि अवेलेबल है तो मुझे लगता है सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों को इसके होने की ज़्यादा है, वो जानकारी मैं देना चाहूँगी, जिससे वो लोग ज़्यादा सतर्क रहें या वो चीज़ें आप ना करें तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे कि अर्ली एज में मैरिज, अर्ली एज में बच्चे, स्मोकिंग जो कि अर्बन मतलब जो शहरी महिलाएं हैं उनमें भी है, और हमारे गांव में भी देहात में ये बीड़ी पीने का थोड़ा चलन है। फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना, अगर एक से ज़्यादा आपके पार्टनर्स हैं। फिर जिनको HIV है, एड्स है उनको, तो इन कंडीशंस में आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आप इनमें से जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, और अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो आप अपनी नियमित जांच, फिर उनकी हम साल पर भी एडवाइस करते हैं। तो मैम अभी बहुत टाइम से आप इस फील्ड में हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में या फिर आपके जो पूरा वर्किंग टाइम है उसमें ऐसा कोई केस आया है जो आपको अभी तक याद रहा हो? देखिए, कैंसर के तो हर केस याद ही रखने वाले होते हैं, क्योंकि महिलाएं आती हैं। बट मैं अगर सोचकर कहूँ तो खासतौर से जब कोई यंग गर्ल्स में ये कैंसर्स हमें मिलते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है, और बहुत दुख ये भी होता है कि एक तो यंग एज में है, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट से जब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अभी एक पेशेंट हमारे पास है, क्योंकि आपने पूछा, तो अब उनको एंडोमेट्रियल कैंसर, एक तरह का यूट्रस का कैंसर हुआ है 25 ईयर्स की एज में। अब कोई नहीं सोचता कि ऐसा होगा। एक और हैं, वो 28 ईयर्स के हैं, उनको ओवेरियन कैंसर है 28 की एज में। तो ये जब इस उम्र में होते हैं और जिसमें कि इलाज क्या है, यूट्रस निकालना पड़ेगा, ओवरीज निकालनी पड़ेंगी, तो आगे आपकी प्रेगनेंसी की क्षमता खत्म हो जाएगी या चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे पेशेंट्स फिर जब कीमोथेरेपी देने की बात आती तो उनको बाल झड़ने का बहुत डर लगता है, तो इस वजह से कई बार डिले करते हैं ट्रीटमेंट। तो वो ज़रूर मैं याद करके कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए अपना जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीमारी आती है, इलाज अगर है तो इलाज कराना चाहिए, लड़ना चाहिए बीमारी से, और हमें एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अगर मौका मिल रहा है, बेशक उसमें किसी कारण अगर प्रेगनेंसी का ऑप्शन वो चला जाता है या बाल झड़ते हैं या थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत रख के उस इलाज को पूरा करना चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं? अवेयरनेस बढ़ाने में मदद तो डेफिनेटली, अब जैसे आपका मीडिया का बहुत रोल है, अगर ये इस तरह के प्रोग्राम्स ज़्यादा आए ऑन एयर, और रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो ये सब। उसके अलावा जो लोग भी इससे ग्रसित हैं, अधिकतर वो छुपाते हैं, वो अपने परिवार में भी नहीं बताते कि हमको ये बीमारी है ना, तो वो मुझे लगता है उससे हमें बाहर आना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। जितना हम बात करेंगे उतना हम इससे बच पाएंगे। और आपके इसी उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट अवेयरनेस के हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में ले, नहीं तो मैं उसको भी बताना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, बताइए। बिल्कुल। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए मैंने एक चीज़ बोली, HPV वैक्सीन, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए और सबको लगवाना चाहिए। एक इंजेक्शन लग सकता है 9 वर्ष से 20 वर्ष तक की उम्र में, तो वो वैक्सीन अवेलेबल है। और जिन लोगों को 20 की उम्र के बाद लगना है, लेकिन बेटर है कि मैरिज से पहले लगे, तो 3 डोजेस लगती हैं। तो ये वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से मिले, लगवाएं। अभी सरकारी तौर पर फ्री में नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप इतना महंगा नहीं है कि आप एक अपने बड़ी बीमारी से बचने के लिए ना कर सकें। नंबर 2, स्क्रीनिंग, जो मैंने बोला कि 25 से 65 वर्ष की महिलाएं अपनी अंदरूनी जांच कराएं, जिसमें कि कोई ऐसा आगे चल के जो कैंसर बन सकता है, ऐसी कोई खराबी को हम लोग जांच लेते हैं, और अगर वैसा कुछ होता है तो उसका बहुत छोटे छोटे तरीकों से इलाज कर देते हैं। नंबर 3 आता है ओवेरियन कैंसर के बारे में बोलूंगी। ओवेरियन कैंसर का कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम किसी को जान सकें, लेकिन अगर परिवार में किसी को हुआ है आपके ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, वो महिलाएं, एक तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारी नानी, मौसी, परिवार में किसी को भी आपके तरफ हुआ है, मतलब फादर की साइड या मदर की साइड, तो उन लोगों को ये हेरिडिटरी कैंसर का खतरा बड़ा होता है, आनुवांशिक खतरा जिसे कहते हैं। तो एक इसकी
अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक इसका क्लिनिक चलता है अलग, हेरिडिटरी गायनी कैंसर क्लिनिक, जिसमें आकर ये सारी जानकारी, काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। तो इससे हम बच सकते हैं कि हमको ना हो, अगर हमारे परिवार में हुआ भी है तो। चौथा होगा एंडोमेट्रियल कैंसर, जो कॉमन है, गर्भाशय कैंसर। उसकी अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपकी माहवारी में गड़बड़ी हो रही है तो आप इसको अनदेखा ना करें, डॉक्टर से मिलें और बायोप्सी कराने से न कतराएं। कई बार मरीज होते सिर्फ दवा दे दें, नहीं टुकड़े की जांच ना करें। जो सही कैंसर का डायग्नोसिस होता है वो बायोप्सी से ही होता है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो चाहे एंडोमेट्रियल। बस एक ओवेरियन कैंसर है जिसमें हम बायोप्सी नहीं एडवाइस करते शुरुआती दौर पे। उसमें हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से डायग्नोस करते हैं। तो मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही देना चाहेंगे कि अपनी सेहत को सबसे महत्वपूर्ण नहीं रख सकते तो भी बहुत महत्वपूर्ण समझ के चलिए, और आप सबकी देखभाल तभी कर पाएंगी जब आप स्वस्थ रहेंगी। और आम तौर पर जो महिलाओं की ये बीमारियां होती हैं जो मासिक से संबंधित हैं या इस तरह की, इन पर आपकी जो हेजिटेशन है उससे बाहर निकलिए और डॉक्टर से मिलिए। पूरी प्राइवेसी के साथ सभी डॉक्टर्स इस चीज़ को देखते हैं और करते हैं, लेकिन अवॉइड करते रहना और वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका यहाँ पर आने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाने के लिए कि ये होता क्या है और इसके लक्षण क्या है और किस तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। और साथ ही आपने मैसेज दिया कि इसको छुपाना नहीं है, इसको बताना है ताकि और लोग भी जाने और बाकी जो है जो इलाज है वो और अच्छे तरीके से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप आपने सारी जानकारी मैम की अच्छे से सुनी होगी और अपने जीवन में भी उतारेंगे। बाकी ऐसी ही जानकारी आपको हम देते रहते हैं, तो हमारा रेडियो सुनते रहिएगा 89.6 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर। रेडियो KGMU गूंज, रेडियो KGMU गूंज 89.6